बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे लिहाज से। मैं हूं मोहम्मद तैमूर आमिर। नाजरीन, पूरे पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल जो है वो एक इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है और सैलाबी सूरत हाल से पाकिस्तान दो चार है। सैलाबी रेले की तबाहकारियों का जो सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। न जाने ये सैलाबी जो रेला है कितनी जाने निगल चुका है। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, KPK, सवात, तमाम तर ये जो सूबे हैं, ये शहर है, ये डूब चुके हैं और न जाने जो है इसकी तबाहकारियां कहाँ तक जाएंगी ये आगे देखना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे एलीट क्लास हैं, लॉ मेकर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो इस वक्त जो है मुल्की दौरों में मसरूफ हैं। एक टीम जो हमारी वो कनाडा गई हुई थी और एक टीम जो है हमारी कतर गई है। लेकिन अब शहबाज शरीफ जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनको अभी ख्याल आया कि मैं बलूचिस्तान के दौरे पर जाऊं और उनसे हाल अहवाल पूछूं। लेकिन अब मेरे लिहाज से इसका कोई फायदा नहीं है। नाज़रीन, हम लोग इतने बेबस और इतने बेहिस लोग हैं कि वो जो 5 भाई थे जो मदद के लिए पुकार रहे थे पिछले 5 घंटे से, हम लोग उनको उनकी जो मदद है वो करने में नाकाम रहे, उन तक ना पहुंच पाए। इस हवाले से, इस तमाम तर सूरत हाल से एक बात का एहसास होता है। मेरे साथ उनीब वसीम साहब भी मौजूद हैं, इनको भी जो है इस पे शामिल करूंगा। उनीब साहब, मुझे ये एहसास होता है कि इस वक्त ये जो हम नारे लगाते हैं GA भुट्टो के, शेर आया के, IIPTI के, इस वक्त ये तमाम तर सूरत हाल देखते हुए हम लोग सिर्फ इसके आगे देख नहीं पा रहे, इन नारों के आगे हम ये देख नहीं पा रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। और उनीब साहब, वी डिजर्व दिस, वी रियली डिजर्व दिस। हम ये डिजर्व करते हैं, हम ये हुक्मरान जो हैं हम ये भी डिजर्व करते हैं। और जो है अब मेरे पास जो है अल्फाज नहीं है, मैं क्या इस वक्त बयान करूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज का ये स्पेशल प्रोग्राम जो है क्लाइमेट चेंज के हवाले से है, क्लाइमेट चेंज स्पेशल है। शामिल करेंगे गुफ्तगू में उनीब साहब को। अस्सलाम वालेकुम उनीब जी। वालेकुम अस्सलाम तैमूर, आपको और जो लोग इस वक्त हमें ABC न्यूज़ पाकिस्तान की स्क्रीन पे देख रहे हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उनीब साहब, आपने जो है आप देख रहे हैं इस वक्त हालात किस तरफ जा रहे हैं, सैलाबी सूरत हाल पाकिस्तान की आप देख रहे हैं। क्या वजह समझते हैं आप? या तो ये हमारी खुद की नाअहली है या हमारे हुक्मरान ऐसे हैं। बट मैं ये जो दोष है, ये जो इल्ज़ाम है, ये हुक्मरानों को नहीं देना चाहूँगा, ये हमारी खुद की गलती है। पता नहीं आप इसको कैसा देख रहे हैं। तैमूर, बड़ा अच्छा आपने से समाप्त किया है। शुरू में मैं चाहूँगा चंद वाक़यात का जिक्र करूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा एक फिनोमेना है उसका जिक्र करके फिर आगे चलते हैं। तबाही बड़े पैमाने पर है, हर तूल अर्ज़ में तबाही है और शुमाल से लेके पाकिस्तान के जनूब तक बड़े पैमाने पे तबाही देखी जा सकती है। अलमिया ये है कि हम इस आफत के लिए, इस नागहानी आफत के लिए तैयार नहीं थे। ज़ाहिर है एक मसरूफ कौम है, दीगर मामलात हैं जो कि हमने देखने होते हैं, मगर हकीकत यह है कि हम इस आफत के लिए तैयार नहीं थे या तैयार नहीं किए गए थे। बहुत सी बातें हो रही हैं जो तबाहाली फ्लड सिचुएशन ने स्टेज किया, उस पर तो मैं ज्यादा वक्त नहीं जाया करूंगा, वो तो सबके सामने है। लेकिन एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव अपने नाज़रीन के सामने रखना चाहूंगा, और वो इस तरह है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज तो हुआ है, लेकिन इसके पसे आईना एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, उसका जिक्र कर लेते हैं। जाहिर है पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। यहाँ के खेत, यहाँ की फसलें, यहाँ की पैदावार, ये पाकिस्तान की आइडेंटिटी है। जब अक़वाम आलम में पाकिस्तान का जिक्र होता है तो बतौर ज़राई मुल्क इसका जिक्र होता है। तमाम सूबे, KPK, बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध, कोई ना कोई प्रोड्यूस एग्रीकल्चर सिस्टम को देते हैं। इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी इस पे खड़ी होती है। अलमिया यह है, दुख की बात यह है कि चारों सूबों में बड़े पैमाने पे तबाही आई है और ज़रात बड़ी हद तक इस हद तक मुतासिर हो गई हैं कि बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसा है उस रकबे का कि अब कहा जा रहा है कि वो दोबारा काश्त के लिए नासाजगार हो चुका है। सिंध लाइमलाइट में है तैमूर, और सिंध पे कुछ मालूमात हैं मेरे पास इस वक्त, वो मैं अपने नाज़रीन के सामने रखता चलूं। सिंध की जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह है कि तकरीबन 2.72 मिलियन एकड़ का रकबा वो नाकाबिले काश्त हो गया है। बहुत बड़ा रकबा है, जो अंडरस्टैंडिंग रखते हैं उन्हें अंदाजा है 2.72 मिलियन एकड़। एक फिनोमेना उसका यहां जिक्र करते चलते हैं, लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन।
LBOD, इसका जिक्र अगले चंद लम्हात में हम करने वाले हैं और फिर आपको अंदाजा होगा कि हमारी सियासी एंटिटीज किस कदर नॉन सीरियस नहीं, जैसा कि आपने इंट्रो में कहा। दरियाए सिंध अपने आप में एक फिनोमेना है। इंडस रिवर प्लेन, चंद लम्हात लेके मैं जिक्र करना चाहूंगा। इंडस रिवर प्लेन एक बहुत वास्ट एक्सपेंस ऑफ फील्ड है, फर्टाइल लैंड है जो कि पाकिस्तान की ज़राअत को सपोर्ट करता है। तकरीबन 5,18,000 स्क्वायर किलोमीटर पे मुहित ये रकबा है जिसे हम इंडस रिवर प्लेन कहते हैं और पाकिस्तान की ज़राअत का गढ़ है। इसके दो हिस्से हैं, एक अपर इंडस प्लेन यानी बालाई इंडस प्लेन और एक लोअर इंडस प्लेन यानी जीनी इंडस प्लेन। अपर इंडस प्लेन का मेजॉरिटी इलाका हुआ जो कि पंजाब में आता है और लोअर इंडस प्लेन का वो मेजॉरिटी इलाका सिंध में आता है। अगर अपर इंडस प्लेन की मैं बात करना चाहूं तो अपर इंडस प्लेन में दरियाए सिंध 5 ट्रिब्यूटरीज के साथ फ्लो करता है जिन्हें हम झेलम, चनाब, रावी, सुतलज और ब्यास के नाम से जानते हैं। सही। और जब लोअर इंडस प्लेन में ये आता है तो ये तमाम ट्रिब्यूटरीज दोबारा से दरियाए सिंध बन के सिंध में दाखिल होती हैं, यानी पीछे से आने वाले 5 दरियाओं का बहाव सिंध में दाखिल होने से पहले एक जगह गैदर होता है जिसे हम पंजनद रिवर कहते हैं। ठीक है। और वो सारा फॉल आउट फिर सिंध पे आता है। अलमिया यह है कि अपर इंडस प्लेन की स्लोप वो है तकरीबन हर 5 किलोमीटर के बाद 1 मीटर। लोअर इंडस प्लेन में जब आती है तो ये स्लोप मजीद कम हो जाती है, यानी 10 किलोमीटर के बाद 1 मीटर की स्लोप लोअर इंडस प्लेन में हमें देखने को मिलती है। यानी सिंध में जो पानी पंजाब से आ रहा होता है उसके बहाव के इम्कानात तकरीबन निस्फ हद तक कम हो जाते हैं। अब आ जाएं आप लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन पे, LBOD। 80 और 90 की दिहाई में जो हमारी वफाकी हुकूमतें रही हैं उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके करोड़ों रुपए लगा के एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया था, एक आर्टिफिशियल ड्रेनेज कैनाल क्रिएट की थी जो कि दरियाए सिंध के मशरक में उसके पैरेलल रन करती है और बदीन रीजन में इसका ज्यादातर हिस्सा पाया जाता है। इसका मकसद ये था कि वो पानी जो कि इजाफी पानी हो या खारा पानी हो, इसे दरियाए सिंध में बहने वाले पानी से अलहदा किया जाए और अरेबियन सी, बहरा अरब में फेंक दिया जाए ताकि फ्लड की सिचुएशन ना पैदा हो। ये जो ड्रेनेज कैनाल थी इसका मकसद ये था कि खारे पानी को डाइवर्ट करके बहिरा अरब में डाइवर्ट कर दिया जाए। लेकिन ये कैनाल जो कि 80 और 90 की दिहाई में बनाई गई वो 2003 और 2011 में 2 मौकों पे ओवरफ्लो की। उसकी वजह कि जिस तरह इसे डिजाइन किया गया वो उस रिक्वायरमेंट को सपोर्ट नहीं करती थी जो कि पीछे से ड्रेनेज आता था, इसे डिस्चार्ज आता था। इसे डिजाइन किया गया है 4000 क्यूसेक्स के लिए, लेकिन इन फ्लड्स में इस सैलाबी सूरत हाल में तकरीबन 10,000 क्यूसेक्स यानी 2.5 गुना पानी का बहाव यहां आया है और वो ओवरफ्लो होकर बदीन रीजन में पानी गया है जिस पे बदीन के लोगों के एतराजात हैं। सवाल यह है कि 3 अरब रुपए गालिबन इस प्रोजेक्ट पे वर्ल्ड बैंक ने फंड किया, लेकिन वो वही बात कि वो एक खास जगह पे चले गए। तो बदीन के लोगों के इस पे शदीद रिजर्वेशन हैं, सजावल के लोग नाखुश हैं, पूरा सिंध ही है, लेकिन इसमें भी बेरहम सियासत आ रही है तैमूर, और उसका जिक्र करना चाहूंगा। बात सुने उनीब साहब, खुल के बात करते हैं जरा। आज के इस प्रोग्राम में आपने बात की ये सारी टेक्निकल बातें हैं, ठीक है, मेरे समझ में तो शायद आ जाए, किसी दूसरे के समझ में आ जाए, जो डेवलपमेंट, जो हमारे डेवलप सिटीज में लोग मौजूद हैं उनको समझ में आ जाए। लेकिन हमारी जो गरीब कौम है, जो हमारी ज़्यादातर अवाम है, वो इस वक्त जो है इतनी लिटरेट नहीं है, मुश्किल हालात में है, उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती। माजरत के साथ उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती। उनको सिर्फ क्या दिखता है कि हमारी कोई मदद को पहुंचे, हमें कोई रिलीफ दे, और लेकिन हम माशाल्लाह बहुत पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गए। मेरा आपसे सवाल ये है उनीब साहब, मैं कल एक चैनल को फॉलो भी कर रहा था और न्यूज़ भी पढ़ रहा था। एक शायद पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा हैं, उनकी जानिब से एक ये बयान दिया गया जो कि मुझे बड़ा शॉकिंग लगा। वो बयान ये था कि ये जो लोग हैं इनके गुनाहों की वजह से आज ये सूरत हाल हमें देखनी पड़ रही है। हु द हेल ही इज कि वो ये डिसाइड करे कि ये लोगों की वजह से हुआ है। आप अपने कमरों में मौजूद हैं, एसी में मौजूद हैं, आपको फैसिलिटीज दी जा रही हैं, फिर भी ये बातें कर रहे हैं। इस पे आप कहते हैं ना तैमूर के ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, सिर्फ जिस पे गुजर रही होती है वो जानता है कि कितनी तकलीफ में। लेकिन हमारे लोग भी, आई एम सॉरी टू से, बेशर्म लोग हैं,
किसी हद तक कह सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी भी कहते हैं कि हमारे सिंध में भुट्टो जिंदा है, नवाज शरीफ साहब भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, जरदारी साहब भी हैं, हुकूमत करते आ रहे हैं पिछले 70 सालों से। अब तक हमें इस पर कोई अल्टरनेटिव प्लान या इस पर कोई जो है प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए कोई नहीं दिखाई। ये जो आपने सिंध की बात की तैमूर, इस पे मैं आपको मिसाल के साथ एक वाकया सुनाता हूँ। अभी इसी फ्लड की सिचुएशन में एक वाकया पेश आया। आप अंदाजा लगाएं कि हमारी सियासत किस कदर बेरहम है कि इंसानियत भूल चुके हैं हम। सिंध के 3 अजला का जिक्र करता हूं बगैर नाम लिए, जिनमें से 2 अजला ऐसे हैं कि जिसमें एक खास पार्टी की हुकूमत है और एक जिला ऐसा है जिसमें एक दूसरी बड़ी पार्टी की हुकूमत है। दूसरी बड़ी पार्टी का नुमाइंदा वहां से मुंतखब हुआ है ऐवान में। 2 डिस्ट्रिक्ट्स, एक पार्टी का नुमाइंदा ऐवान में भेजा है, एक डिस्ट्रिक्ट ने दूसरी पार्टी का नुमाइंदा ऐवान में भेजा है। अलमिया यह है कि बंद बांधने और बंद तोड़ने का काम तो यहाँ बड़ी बखूबी अंजाम दिया जाता है। दुरुस्त। एक पार्टी, इन दोनों में से एक पार्टी जिसको डर था कि उसके जिले में, उस एमएनए के जिले में फ्लड का फॉल आउट आएगा। कमाल देखें आप कि अपने सियासी मकासद की खातिर, अपने इलेक्शन जीतने की खातिर पानी का बहाव मोड़ के, बंद तोड़ के उसे उस जिले में भेज दिया गया जो कि एक दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखते एमएनए का जिला है। तो इस तरह की सिचुएशन आई है, रिपोर्ट हुई है, और ये बड़ी अफसोस की बात है। सिर्फ इलेक्शंस के लिए हो रहा है। फिर एक एमपीए साहब, सिंध में मेरी किसी से बात हुई, एक जिम्मेदार शख्सियत, वो कहते हैं कि ऑन ग्राउंड एक एमपीए साहब आए और हम जब तक काम अंजाम दे चुके थे तब एमपीए साहब की आमद हुई। एमपीए साहब आए तो एमपीए साहब को लोगों ने देखा, उन्होंने पूछा ये एकदम कहां से आ गए, इतना सा गायब रहे हैं। जिस पार्टी से उनका ताल्लुक है मैं नहीं बयान करता, लेकिन फिर जब बात खोली तो उनके रफ़क़ाए खास ने बताया कि जाहिर है अगले साल इलेक्शन का साल है, अगला साल नहीं तो ये इलेक्शन का साल है, वोट लेना है, तो कहीं ना कहीं अवाम में होना जरूरी है। नहीं बिल्कुल, तो ये बेरहम सियासत है। आप बातें सही कर रहे हैं, बिल्कुल। मैं कसूरवार इन एमपीएस को, एमएनएस को नहीं ठहरा रहा। इस वक्त कसूरवार हम खुद हैं। मैं बजाते खुद इसका कसूरवार हूं कि हमने इन एमएनएस एमपीएस को वोट दिया और इनको अब ऐवानों में बिठाया, इनको लॉ मेकिंग में हमने जो है एक बड़ा रोल दिया, जिसकी वजह से हम ये चीजें भुगत रहे हैं और वी डिजर्व इट। मैंने शुरू में भी कहा है। इसको डिबेट तो खैर लंबी हो जाएगी, लेकिन आप इसको 3 से 4 मिनट में कंक्लूड करें ताकि फिर प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ है तैमूर। फौज इन्वॉल्व है बड़े पैमाने पे और बड़ी मेहनत कर रही है। एक गिला जो वहां के लोगों ने पहुंचाया है, मेरी चंद जिम्मेदार लोगों से बात हुई, वो ये कहते हैं कि यहाँ बीमारियां फैल रही हैं, स्किन के ऐसे ऐसे डिजीज हैं, इन्फेक्शन हैं जो कि लोगों ने पहले कभी देखे नहीं है, लेकिन हमारे पास वो सहूलियात नहीं है कि हम उन्हें ट्रीट कर सकें। फिर एक बदीन और इसके जो नवाही इलाके हैं वहां से एक शिकायत आई और वो ये थी कि हम यहाँ लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें एक चीज का खौफ है और वो है सांपों की एक बड़ी तादाद है। तो उन्होंने मुझे जब ये बात बताई, मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके पास सांप के काटने की सूरत में एंटीडोट्स मौजूद हैं? वो कहते हैं नहीं, नजदीक तरीन हमारे मेडिकल फैसिलिटी भी कोई नहीं है, तबाही आई हुई है। लेकिन एक चीज अच्छी है कि सिविल इंतजामिया और मिलिट्री ये ताउन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और बड़ी हद तक तो काम कर रहे हैं। वो बिल्कुल लोगों तक खाना पहुंच रहा है, कपड़े पहुंच रहे हैं, सारी चीजें पहुंच रही हैं। फिर आ जाए आप हमारे जो वफाकी लीडरान है, कुछ बड़े लेवल पे जो हमारे सेंटर में लीडरान बैठे हैं, बिल्कुल मिस्टर नैरो मेजॉरिटी जनाब शहबाज शरीफ साहब, वो कतर से वापस आए हैं माशाअल्लाह। कतर गए हुए थे मौसूफ, इस फेज में कतर गए हुए थे। दाद दें आप इनकी। अच्छी बात है कि आप याद रहे कि कतरी खत भी वो कुछ मामला थे। अलमिया देखें, अपने हालात हमसे संभल नहीं रहे और हम कतर को फुटबॉल वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी फराहम करने जा रहे हैं। ये थोड़ी सी भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है। वहां से शहबाज शरीफ साहब खिताब कर रहे हैं कि हम फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हटा रहे हैं, फलाना। अब होना था हो गया, आप वापस आए, मुल्क में लोगों की दुखती रग पे हाथ रखें। उन्हें मुल्क पे आकर करते क्या है, एपीसी बुलाते हैं जिसमें जो पीटीआई को एक्सक्लूड करते हैं। पीटीआई इसका क्या आउटकम? फिर खान साहब से भी थोड़ा सा शिकवा है ना तैमूर के, खान साहब भी बहुत देर से एक्टिव हुए। देखिए, हम तो शुरू से जो है एक न्यूट्रल बात करते हैं। न्यूट्रल पे हम जो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हम सिर्फ एक पार्टी को नहीं लेकर बैठते, हम तमाम पार्टीज को जो कसूरवार है उसको हम हाईलाइट करते हैं लाजमी। जी, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब देर से हैं, उस तरह खान साहब भी बहुत देर से गए, नो डाउट। हकीकी आजादी दिलाने निकले हैं, अच्छी बात है, आपकी सोच अच्छी है खान साहब, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है। ये चीजें ऐसी हैं जो कि कौमी याददाश्त में रह जाती हैं, इन्हें आपको देख के चलना चाहिए। हर चीज का टाइम होता है।
लेकिन बात वही कि बेरहम सियासत है, मफादात की सियासत है। लेकिन ये जिस तरह चीजें एंड हो रही हैं, इट्स अ वेरी बैड टेस्ट, अ वेरी वेरी बैड टेस्ट। चंद हमारे के सियासत पे अगर हम बात कर सकें, मियां साहब के रिटर्न की बात हो रही है, हमारे देखने वालों के लिए बात नहीं है, ये बात पिछले साल हो चुकी है कि मियां साहब की वापसी के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग टैक्टिक्स अमल में हैं। खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी टैक्टिक्स अमल में हैं। अलमिया ये है कि पार्टी के अंदर से, पीटीआई के अंदर से लोग इमरान खान साहब की नाअहली को सपोर्ट कर रहे हैं। कौन से लोग हैं? चंद दिन रुकते हैं और चंद दिन के बाद उनका नाम अगर खान साहब ने डिस्क्लोज नहीं किया तो इस फोरम पे डिस्क्लोज करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट से खान साहब के राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक, मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक इस वक्त तक खान साहब एस्टेब्लिशमेंट से एंगेज नहीं कर रहे बजरिया फैसल वावडा और परवेज खटक साहिबान ये एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रहे थे, लेकिन यहां फिर से वही हल्का गालिब आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पे, जो कि उन्हें पार्टी के अंदर से कहता रहा है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाएं, मुजाहमती बयानियां अपनाएं और लड़ मरने की बात करें। तो उसका नुकसान खान साहब को हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान इंतजार कर रही है कि किस तरह एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान खलीज बढ़े, और वो मुनासिब वक्त का इंतजार करें कि जब ये मैक्सिमाइज हो, तलखियां उरूज पे हों, तो वो असेंबलीज डिसॉल्व करके स्नैप इलेक्शंस करें ताकि उससे उन्हें फायदा हो सके। एक बहुत बड़ी खबर है तैमूर, जो जाते जाते दे देते हैं, वो ये है कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी के अंदर छुपे लोगों को पहचान नहीं सक रहे। दोबारा कहता हूं, जो मलून चेहरे इनकी पार्टी में हैं उन्हें पहचान नहीं सक रहे। खबर यह है कि खान साहब की नाअहली के बाद जिस शख्स ने खान साहब की जगह लेनी है, खान साहब की गद्दी संभालनी है, उसका फैसला पार्टी में हो चुका है और ये फैसला एक खास जगह कन्वे भी हो चुका है। वो एग्जीक्यूट होता है या नहीं वो बाद में हम देखेंगे, लेकिन इस वक्त तक की मालूमात के मुताबिक खान साहब की गद्दी जिस शख्स ने संभालनी है उसका फैसला हो चुका है। खान साहब को इस बारे में मालूमात हैं, उन्हें पता है, लेकिन तज्जिया यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से लोग बेनकाब होने जा रहे हैं। वो लोग जो पहले भी चाहते रहे हैं कि खान साहब की जगह लें, वो लोग जो अब भी चाहते हैं कि खान साहब की जगह लें, और वो लोग जो चाहते हैं कि मुस्तकबिल में भी खान साहब इस सिस्टम में ना रहें और वो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर रहें। सियासत है, बेरहम सियासत है, सैलाब की सूरत हाल है, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मसला है। अगले सेगमेंट में उसे तफसील से हम डिस्कस करते हैं। सही है उनीफ साहब, आपने सियासत की बात की, लेकिन इस वक्त जो है मुनासिब नहीं है कि हम सियासत पर बात करें, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है वो नाज़रीन आज की सूरत हाल नहीं है। वो 2005 ले लें, आप 2010 ले लें, इसी तरह सैलाब आते रहे, हमने फिर भी कोई इस पर एक्शन नहीं लिया, कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए। हम नाज़रीन एक एटमी कुव्वत हैं, हम एक मजबूत कुव्वत हैं, लेकिन सवाल ये है कि फिर भी हमें ये हालात देखने पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों है? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको फिर से खुशामदीद प्रोग्राम मेरे लिहाज से। मैं नाज़रीन आलमी खबरों पर नज़र डालेंगे। इस वक्त जो है अफगानिस्तान में भी सैलाबी सूरत देखी जा रही है, चाइना में खुशसाली, यूक्रेन में ख़ास तौर पर रेडियो एक्टिव मवाद के खारिज होने का ख़तरा है, और इसके अलावा ओशन, आर्टिक ओशन की जो पिघलती हुई बर्फ़ है उसके हवाले से क्या खबरें, ये तमाम तर जो क्लाइमेट चेंज है इंटरनेशनल लेवल पर, इस पर क्या खबरें हैं और क्या इस पर जो है हमारे जो एनालिस्ट हैं वो लेकर आए हैं पॉइंट्स अपने। जी उनीब, ये जो क्लाइमेट चेंज का एक सिलसिला वो जारी है, पाकिस्तान में भी यकीनन बड़ा इससे इफेक्ट हुआ है। अफगानिस्तान में देख रहे हैं, चाइना में देख रहे हैं, और बाकी जो न्यूज़ है उसको आप कैसा देख रहे हैं? तैमूरी, जो हम स्क्रीन पे तस्वीर चला रहे हैं इनमें देखा जा सकता है कि बड़े पैमाने पे कोई ना कोई कैलामिटी दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में आई हुई है जी। तस्वीरें जो चल रही हैं वो अफगानिस्तान की सिचुएशन है, चाइना की सिचुएशन है, श्रीलंका की सिचुएशन है, यूक्रेन की सिचुएशन है, आर्कटिक ओशन की सिचुएशन है। सब पे मैं चंद लम्हात लेके जरा एक ब्रीफ करता चलूं अपने नाज़रीन को। जिस तरह पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, इसी तरह का एक मुशाबहत रखता सैलाब बड़े पैमाने पे अफगानिस्तान में भी पिछले 2-3 रोज में देखा गया। वस्ती अफगानिस्तान और मशरकी अफगानिस्तान दोनों में इसके असरात देखे गए हैं। अब तक की मालूमात के मुताबिक 182 लोग मारे जा चुके हैं, 250 जख्मी हैं और 3100 के करीब लोग हैं जो बेघर हो चुके हैं। माशी अलमिया वहां जन्म ले चुका है, इंसानी अलमिया वहां जन्म ले चुका है, वो कोई नई बात नहीं है।
इसी साल अफगानिस्तान खुश्क साली भी देख चुका है। इसी साल जून में एक बड़ा जलजला भी देख चुका है। और एक साल से सबसे बड़ा अलमिया यह है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल हेल्प उन्हें नहीं दी जा रही। बहुत थोड़ी सी एड दी गई है, जो कि एक बहुत बड़े मुल्क के लिए नामुनासिब है। हुकूमत, तालिबान की हुकूमत की एक्सेप्टेंस चूंकि नहीं है उस तरह, तो आलमी फाइनेंशियल सिस्टम में भी उस तरह जगह नहीं बन पा रही। तो अब जिस चीज ने ऐड ऑन किया है सब में वो है फ्लड्स यानी सैलाब। फिर आ जाते हैं अपने दूसरे हमसाये पे, चीन पे। चीन में भी एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है गुज़िश्ता 11 हफ्ते से। सॉरी मैं आपकी बात काटूंगा यहाँ पर। चीन का आप जिक्र कर रहे हैं, चीन में खुश साली तो है, लेकिन आप हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि चीन उससे निमट रहा कैसे, उससे उसकी क्या ये बड़ा अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब देता हूं। कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से अगर आप देखें तो उसके हवाले से भी बताएं कि जो एक हमारा हमसाया मुल्क है चीन, वो कैसे इसको ओवरकम कर। इससे पहले कि इस सवाल का मैं जवाब दूं, ये याद रखें कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो तकाबुल करना मुनासिब नहीं है, लेकिन आप उनकी रविश देखें, सीख सकते हैं उनसे, उनके जज्बात देखें, उनका अंदाज देखें कि वो इस मुसीबत से कैसे डील करें। लेकिन माजरत के साथ हम सीखना नहीं चाहते, प्लीज कंटिन्यू। सीखना नहीं चाहते, ये आपकी बात ठीक है। 70 से ज्यादा रोज हो चुके हैं, 11वां हफ्ता चल रहा है, वहां पे बदतरीन चीन में हीट वेव आई हुई है। कुछ जगहों में 45 डिग्री, कुछ जगहों में 40 से ऊपर। फ्लैश फ्लड्स हैं, खुश्क साली है, बारिश हो नहीं रही। जो चीज सबसे सदरन चाइना यानी जनूबी चीन, उसमें तकरीबन 60 साला टेम्परेचर रिकॉर्ड टूट गया है। टेम्परेचर चेंज इस हद तक हो गया है कि 60 साला रिकॉर्ड सदरन चाइना में तोड़ दिया है। फिर एक और मसला कि वो इलाके जो कि चीन के डैम्स पे बैंक करते हैं, कि उनके पानी से बिजली जो बनाते हैं, वो तकरीबन 75% के करीब ऐसा लैंड है जो कि इस चीज को फेस कर रहा है। बारिश नहीं हो रही तो डैम सूखे पड़े हैं, और 75% बिजली की जनरेशन वो बहुत कम हो गई है, बहुत महदूद हो गई है। दुनिया के बड़े ब्रांड्स, वॉक्सवैगन ने अपने 6000 एम्प्लॉइज का सेटअप खत्म कर दिया है चाइना से। अच्छा। टोयोटा ने अपने ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए हैं। सही। फॉक्सकॉन एक कंपनी है जो कि सेमीकंडक्टर्स बनाती है गालिबन, उसने अपनी प्रोडक्शन महदूद कर दी है। दीगर भी ब्रांड्स हैं जो कि काम नहीं कर रहे चीन में इस वजह से। सही। दरियाए यांगजी है, द यांगजी रिवर जिसे कहा जाता है जी, वो 1865 के बाद सबसे कम सतह पे आ गया। यानी पानी की ये सिचुएशन है कि तकरीबन 160 साल के बाद उसने इतना कम पानी का बहाव देखा है। पाकिस्तान में आप देखें पानी का बहाव किस हद तक ऊपर है। चीन में आप देखें कि कुछ अजला हैं जहां पे पानी है ही नहीं। तो ये है वो क्लाइमेट चेंज, का मसला। दुनिया के एक ही खित्ते में मुख्तलिफ तरह से कुदरत रिस्पॉन्ड कर रही है, और उसका नजला मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ जगहों पे पिछले काफी अरसे से हम ये सुनते आ रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन उसका मेरे ख्याल में जो इम्पैक्ट है वो हमें अभी दिखाई दे रहा है। अब इंसान के बच्चे बन जाएंगे शायद हम अब, क्योंकि आलमी लेवल पे तैमूर, आलमी लेवल पे पाकिस्तान नहीं, आलमी लेवल पे चीज फील की गई है कि किस तरह कुदरत ने रिस्पॉन्ड किया है। हमारी जो एक्टिविटीज हैं, हम ब्लूमबर्ग की एक स्लाइड चला रहे हैं जिसमें चीन को खासा रोंगेदा है उसने, और कहा है कि कोयले के जलाने से आपने माशरे को, एटमॉस्फेयर को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब कुदरत रिस्पॉन्ड भी ना करे तो ये मेरा ख्याल है ये एक्सक्यूज करना है ज्यादा मुनासिब बात है। अब आप आपके सवाल पे आते हैं कि जो आपने कहा कि चाइना कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये याद रहे कि चाइना तकरीबन अपना 95% चावल की जरूरत अपने तौर पे पूरी करता है। यानी चीन में इस्तेमाल होने वाला चावल, सही, उसमें से तकरीबन 95% चाइना खुद प्रोड्यूस करता है। लेकिन चावल उगाने के लिए आपको चाहिए पानी, और वहां है खुश्क साली क्योंकि बारिशें नहीं हो रही, हीट वेव बदतरीन है। ठीक है। चावल को चाहिए पानी, लेकिन पानी की सहूलियात नहीं है। अब आप देखें तकरीबन 1.5 अरब डॉलर्स की इमदाद, बड़ी मईशत है, दे सकते हैं, हमारी वो शकत नहीं है। लेकिन चाइना की स्टेट काउंसिल ने 1.45 अरब डॉलर जो कि 10 अरब युआन बनते हैं, वो सिर्फ उस किसान को दिए हैं, किसान को देने का इरादा किया जिसके राइस फील्ड मुतासिर हुई है, जिसकी चावल की फसल मुतासिर हुई है। तो ये कंसर्न है जो कि वो शो कर रहे हैं। जाहिर है बड़ी मईशत है, वो कर भी सकते हैं। हमारा एक और हमसाया है श्रीलंका, उधर एक अजीब मसला आया। जाहिर है उधर अप्रैल में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लीट हो चुके थे, फिर IMF से टॉक्स जारी थी। अब की खबर यह है कि यूनिसेफ ने रिपोर्ट की है ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक कि वहां बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं है। हमारा खित्ते का मुल्क है, हमारा हमसाया तो नहीं है लेकिन हमारे खित्ते का मुल्क है।
एक बदतरीन इंसानी बहरान वहां भी है, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। खबर है डेली सबा की जो कोट करें कि बच्चे वहां भूखे सोने पे मजबूर हो रहे हैं, तकलीफ दे मनाजिर हैं। फिर आ जाते हैं यूक्रेन पे, सारे का सारा लिंक हो रहा है क्लाइमेट चेंज से। यूक्रेन में आ जाए, यूक्रेन में एक रेडियो एक्टिव लीक का इम्कान जाहिर किया जा रहा है उस इलाके में जो कि रशिया के पास है इस वक्त जी। इलाके का नाम है ज़ैपोरिज़िया। ये एक न्यूक्लियर प्लांट है जो कि यूक्रेन के वस्त में है और इस पे इस वक्त रशियन ट्रूप्स बैठे हुए हैं। इम्कान है जो इस पंप को चलाने वाले ऑपरेटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त हाई रिस्क पे हैं कि रेडियो एक्टिव लीक किसी भी वक्त यहां हो सके। ना सिर्फ रेडियो एक्टिव लीक बल्कि हाइड्रोजन लीकेज और किसी भी वक्त आग लगने का सिलसिला शुरू हो सकता है। जंगलात में आग लगी हुई है मुख्तलिफ जगहों पे, दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में जंगलात पे भी आग लगी हुई है। सारे का सारा एक ही चीज से लिंक हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जिस तेजी से हम देख रहे हैं और यकीनन उसके पस मंजर में हमारी ही रविशें, हमारे ही काम है, उस पे कुदरत रिस्पॉन्ड करी और ये देख लें कि कितनी मुश्किल में। एक तरफ पानी इस कदर ज्यादा है कि वो थम नहीं रहा, एक तरफ पानी इस कदर कम है कि वहां खुराक के मसाइल बने। अब आ जाते हैं एक स्ट्रेटेजिक मामले पे तैमूर, उसका ताल्लुक भी क्लाइमेट चेंज से है। इस शो में डिस्कस हो चुका है नॉर्थ पोल की अहमियत, जो कुतुब शुमाली है हमारा नॉर्थ पोल, उधर आर्कटिक ओशन एक बड़ी इकाई है और आर्कटिक जब से पिघलना शुरू हुआ है क्लाइमेट चेंज एक्टिविटीज के बाद ही, हमारी एक्टिविटीज के बाद, ग्लोबल वार्मिंग के बाद जब से आर्कटिक पिघलना शुरू हुआ है जी, तो उसके बाद रशिया जो कि आर्कटिक के जनूब में है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी है, इसलिए कि बर्फ के पिघलने से रशिया के पास बंदरगाहें क्रिएट हुई हैं, ऑटोमेटिकली बंदरगाहें क्रिएट हुई हैं और रशिया ने इसमें इन्वेस्ट भी किया, जाहिर है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, व्लादिमीर पुतिन ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। फिर बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं कि वो स्ट्रेटेजिक मामला है, तो इधर एक आर्कटिक काउंसिल भी खड़ी की गई है जिसमें मुख्तलिफ मेंबरान हैं, आर्कटिक के इलाके के लोग हैं। रशिया, खबर यह है कि रशिया अपना मिलिट्री बिल्डअप आर्कटिक में साल पहले कर चुका था। सैटेलाइट इमेजरी ने शो किया था कि बड़े पैमाने पे आर्कटिक में रशिया का मिलिट्री बिल्डअप है, इसलिए कि अगर यहां से रशिया चाहे तो अमेरिका के शुमाल में हमला करने के लिए सबसे कम टाइम वो रशिया को यहां से लगता है, बजाय इसके कि दूर से घूम के जाए। सही, अमेरिका पे अगर हमला करता है बजरिया मिसाइल जी, तो सबसे कम टाइम और सबसे कम फासला यहां से रशिया को फराहम होता है। एक आर्कटिक कमांड सेट की गई है रशिया में और ये बड़ी अजीब बात है कि अब तक कई डीप सी पोर्ट्स व्लादिमीर पुतिन यहां तैयार कर चुके हैं। आर्कटिक काउंसिल एक बड़ा फोरम है जैसा कि मैंने कहा, जिसका हेडक्वार्टर्स नॉर्वे में है, वो इस पूरे इलाके को देखता है। खबर यह है कि चूंकि वहां पे सदर पुतिन अपनी रेलेवेंस बढ़ा रहे हैं तो अमेरिका ने भी सोचा कि हम भी अपनी रेलेवेंस बढ़ाएं और कल अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट एक दफा फिर से जागा है और उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि अब वो आर्कटिक काउंसिल में एक एम्बेसडर एट लार्ज उसे भेजेगा। पहले एक आर्कटिक कोऑर्डिनेटर की मामूली सी पोस्ट थी, लेकिन अब एक सफीर आर्कटिक काउंसिल में अमेरिका भेजने जा रहा है, इसलिए कि रशिया जो मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, सदर पुतिन जिस अंदाज में वहां बिल्डअप कर रहे हैं, उसको किसी तरह नेगेट किया जाए और रशिया की एक्टिविटीज को डाउनग्रेड किया जाए। इसका ताल्लुक भी क्लाइमेट चेंज इस तरह बनता है कि बर्फ पिघल रही है और इसी बुराई में एक मुल्क अपनी अच्छाई ढूंढ रहा है जिसका नाम है रशिया। तल्ख हकीकतें हैं, लेकिन ये बहरहाल हकीकतें। डेली सबा और अल जज़ीरा इस पे रिपोर्ट कर रहे हैं। ये वो अहवाल है जो कि दुनिया में वाकयात क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए हैं और इन्हें डिस्कस कर रहे हैं मेरे लिहाज से। में जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया उनीब साहब। क्लाइमेट चेंज पर तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से और आलमी सतह पर भी इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन पुतिन को आपने फिर से प्रोएक्टिव, हाँ बिल्कुल प्रोएक्टिव पुतिन को भी जिक्र उनका किया। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है वो इतनी बदतरीन है कि इस वक्त जो है मीडिया चैनल जितना रिपोर्ट कर रहे हैं उतना कम है। ख़ास तौर पे ये जो इसने तबाहकारियाँ जो मचा रखी हैं इसने सैलाबी रेले ने, ये इस वक्त जो है अपना पाकिस्तान में इस वक्त बिगड़ती जा रही है सूरत हाल। तो हमें जो है जल्द से जल्द इस पर काम करना होगा, इस पर कोई एक्शन लेना होगा, नहीं तो जो है हम लोग कुर्बानियाँ देते रहेंगे और इसी तरह ये सैलाबी सूरत हाल का जो सिलसिला है वो आगे भी जारी रहेगा। नाज़रीन, ये था हमारा शो मेरे लिहाज से। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट abcnews.com.pk, क्योंकि ABC न्यूज़ है सच की आवाज़ और सच की तलाश। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।